हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक मानव शरीर विज्ञान से, जो आपके सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको बनाते समय ही मैंने बहुत चीज़ें सीखे भी हैं, आप भी इससे नई चीज़ें सीखने का ट्राई करिएगा। हमारी सीजी एडियो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 1399 में त्रिविषय कोर्स आप ले सकते हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? इनमें से आपको बताना है जो मानव शरीर है उसमें पाचन की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया को टोटल 5 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, जिसमें अपन भोजन का सेवन करते हैं। दूसरा होता है पाचन का, जिसमें अपन भोजन को पचाने की क्रिया होती है। तीसरा होता है अवशोषण, मतलब जो पचा हुआ भोजन वो रक्त में मिलता है। चौथा होता है परिपाक का, मतलब एसिमिलेशन का, मतलब जो अवशोषित भोजन होता है उसका अपन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। पांचवा होता है डिफेक्शन, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो 5 चरण होते हैं पाचन के: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिपाक और डिफेक्शन। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? छोटी आंत से, पेट से, भोजन नलिका से या मुंह से? मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? छोटी आंत से, पेट से, भोजन नलिका से या मुंह से? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा मुंह से। ठीक है, जो मानव शरीर रहता है भोजन का जो पाचन होता है उसके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके मुंह में सलाइवा रहते हैं, सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। वो एंजाइम्स क्या रहते हैं, वो डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे भोजन का। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रेनिन या लाइपेज? इनमें से आपको बताना है जो लार होता है, ह्यूमन सलाइवा होता है, उनमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रेनिन या लाइपेज? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है ह्यूमन सलाइवा में, लार में एमाइलेज रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर सलाइवा की बात की जाए तो ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? लार ग्रंथि के द्वारा। इसमें कौन सा किण्वक रहता है, मतलब एंजाइम रहता है? एमाइलेज रहता है, जिसको अपन थाइलिन भी बोलते हैं। इसका पीएच 6.8 से लेकर 7.3 रहता है। और जो एमाइलेज रहता है, मानव पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सही आंसर होगा एमाइलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में जो अमाइलेज रहता है वो स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है? अम्ल में, नमक में, सरल चीनी में या नन ऑफ द अबव? जो लार में अमाइलेज रहता है वो स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है? अम्ल में, नमक में, सरल चीनी में या नन ऑफ द अबव? सही आंसर है सरल चीनी में। देखो, जो लार में एमाइलेज रहता है ना, एमाइलेज को अपन थाइलिन भी बोलते हैं। वो जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, खाद्य पदार्थ में स्टार्च रहता है। ये जो स्टार्च रहता है ना उसको सरल चीनी में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर लार श्वासित होता है? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 2.5 लीटर? मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर लार स्रावित होता है? 1, 1.5, 2 या 2.5? सही आंसर है, मानव शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर जो सलाइवा रहता है वो स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, 1.5 लीटर प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम से भोजन हमारे पेट तक पहुंचता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, इसोफेगस या बकल कैविटी? इनमें से आपको बताना है किस माध्यम से भोजन हमारे पेट तक पहुंचता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, इसोफेगस या बकल कैविटी? इसका सही आंसर होगा इसोफेगस, मतलब भोजन नली। ठीक है, ये अपन का मुंह है।
फिर अपन के मुंह से जब भोजन अपन ग्रहण करते हैं तो वो ईसोफेगस से गुजरते हुए, मतलब भोजन नली से गुजरते हुए हमारे पेट तक पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ईसोफेगस, मतलब भोजन नली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को आगे की दिशा में ढकेलने के लिए आहार नली की दीवारों में नियमित कॉन्ट्रैक्शन और विस्तार को क्या कहते हैं? सरल गति, पेरिस्टाल्टिक गति, जटिल गति या नन ऑफ द अबव? भोजन को आगे की दिशा में ढकेलने के लिए जो आहार नली की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन और विस्तार होता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक गति। ठीक है, जो ये आहार नली रहता है इसकी जो दीवारों में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसको अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मानव पेट में HCl निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? लाल रक्त कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिका, सफेद रक्त कोशिका या अस्थि कोशिका? मानव शरीर में HCl निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा मानव शरीर में HCl का जो स्रावित है वो किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट में गैस्ट्रिक जूस किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, लीवर, ए और बी दोनों या नोटा? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो HCl होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है वो अलग रहता है। ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखिएगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, एक पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ना कि अग्नाशय, लीवर इनके द्वारा। और जो पेट में जो HCl रहता है और गैस्ट्रिक जूस वो अलग होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है और जो HCl होता है वो ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट के गैस्ट्रिक रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या पेप्सिन और रेनिन? इनमें से आपको बताना है पेट के गैस्ट्रिक रस में इनमें से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या पेप्सिन और रेनिन? का सही आंसर होगा पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो सबसे पहले ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जो पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है उसके द्वारा। और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? इसमें पेप्सिन रहता है और एक रेनिन रहता है। अब देखो, जो पेप्सिन होता है ना वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है और जो रेनिन होता है वो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसीन में बदलता है। और ये प्रोटीन और ये कैसीन कहाँ से आए? ये जो अपन भोजन जो ग्रहण करते हैं वहाँ से आते हैं। उसमें ये एक्ट करते हैं पेप्सिन और रेनिन और उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? इनमें से आपको बताना है छोटी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? छोटी आंत को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कितने भाग में विभाजित किया गया है? सही आंसर है टोटल 3 भाग में विभाजित किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। छोटी आंत की अगर बात की जाए तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला उसको डिओडेनम बोलते हैं, दूसरा आता है जियोजिनम, तीसरा होता है इलियम। मतलब ये देखो, ये पहला है डिओडेनम, फिर जियोजिनम, उसके बाद इलियम। टोटल 3 भाग में छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र के किस भाग में लीवर से जो पित्त रस भोजन के साथ मिल जाता है? कौन से भाग में मिलता है पित्त रस भोजन के साथ? आपको बताना है पेट में मिलता है, छोटी आंत में मिलता है, बड़ी आंत में मिलता है या नन ऑफ द अबव? पाचन तंत्र के किस भाग में लीवर के द्वारा जो पित्त रस, लीवर से जो पित्त रस आता है वो भोजन में जाके मिल जाता है? सही आंसर है छोटी आंत का डिओडिनम में। ये तो छोटी आंत का डिओडिनम वाला भाग रहता है ना, वहाँ पर जो लीवर से पित्त रस आता है वो भोजन में आके मिलता है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर रहेगा छोटी आंत का डिओडिनम। चलिए आगे देखते हैं।
पाचन तंत्र के किस भाग में अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन के साथ जाके मिलता है आपको बताना है। पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या नन ऑफ द अबव। पाचन तंत्र के किस भाग में जो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है भोजन के साथ जाके मिलता है। अग्नाशय मतलब पेनक्रियास बोलते हैं, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भोजन से किस भाग में जाके मिलता है। सही आंसर है, वो भी छोटी आंत में ही मिलता है। जो छोटी आंत का ये डियोडिनम रहता है, ये छोटी आंत का जो डियोडिनम है ना, वहाँ पर जो अग्नाशय रस रहता है वो भोजन के साथ जाके मिलता है। अग्नाशय रस कहाँ से आता है? अग्नाशय से आता है, पेनक्रियास से आता है अग्नाशय रस। ठीक है, वो भोजन के साथ जाकर छोटी आंत की डियोडिनम में जाके मिलता है। सही आंसर रहेगा छोटी आंत की डियोडिनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रहता है आपको बताना है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या उपर्युक्त सभी। जो अग्नाशय रस रहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उसमें रहता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी रहता है। देखो, जो अग्नाशय रस रहता है ना, उसमें ट्रिप्सिन रहता है, एमाइलेज रहता है और लाइपेज रहता है। अब ये कैसे कार्य करता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो, जो भोजन में प्रोटीन आता है उसको ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो भोजन में स्टार्च आता है, ये जो अमाइलेज रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। और जो भोजन में फैट आता है और ये लाइपेज रहता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज रहते हैं और ये तीनों इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, चलिए। आंत रस छोटी आंत के किस हिस्से द्वारा स्रावित होता है। डियोडिनम, डियोजिनम, इलियम या उपर्युक्त सभी। जो आंत रस रहता है वो छोटी आंत के किस हिस्से द्वारा स्रावित होता है। डियोडिनम, डियोजिनम, इलियम या उपर्युक्त सभी। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है जियोजिनम द्वारा। ठीक है, ये देखो, ये छोटी आंत है, छोटी आंत का जो जियोजिनम रहता है ना, उसके द्वारा जो आंत रस होता है वो स्रावित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जियोजिनम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आंत रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है आपको बताना है। इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज या उपर्युक्त सभी। जो आंत रस रहता है, इंटेस्टाइनल जूस रहता है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम रहता है आपको बताना है। इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है, इसका भी सही आंसर है उपर्युक्त सभी है। ठीक है, अगर आंत रस की बात की जाए, इंटेस्टाइनल जूस की बात की जाए, तो उसमें भी तीन एंजाइम्स रहते हैं। इरिप्सिन रहता है, माल्टोज रहता है और लाइपेज रहता है। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, जो इरिप्सिन रहता है ना, जो अपने खाने में जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में बदलता है। जो माल्टोज रहता है, जो अपन के खाने में माल्टेज रहता है उसको ग्लूकोज में बदलता है। और जो लाइपेज रहता है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इस प्रकार से ये तीनों काम करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, आंत रस, इरिप्सिन, माल्टेज और लाइपेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचा हुआ भोजन निम्नलिखित में से किस भाग में रक्त में मिश्रित हो जाता है। बड़ी आंत में, गुर्दे में, लीवर में या छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन निम्नलिखित में से किस भाग में रक्त में जाकर मिश्रित हो जाता है। बड़ी आंत, गुर्दे, लीवर या छोटी आंत। सही आंसर इसका है छोटी आंत। अब छोटी आंत की भी बात करें तो देखो, ये छोटी आंत में इलियम रहता है। अब इलियम की जो दीवार रहता है ना, उसमें बहुत सारे विलाई जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। अब ये विलाई क्या रहता है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड में जाके उसमें मिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में जो इलियम रहता है, अब इलियम में बहुत सारे विलाई स्ट्रक्चर बने रहते हैं, वहाँ जाके जो आपका पचा हुआ भोजन है वो रक्त में जाके मिश्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। लीवर कहा जाता है, सीकम कहा जाता है, गुर्दा या अग्नाशय। छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। लीवर, सीकम, गुर्दा या अग्नाशय। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है, इसको कहा जाता है सीकम। देखो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये इसके चारों तरफ है लार्ज इंटेस्टाइन।
इन दोनों कहीं ना कहीं जाके जुड़ते होंगे, तो वो जो जंक्शन बनता है ना इनके जुड़ने का, उसको सीकम के द्वारा जुड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, लीवर, गुर्दे या पेट? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है कौन सी है। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज है, लीवर है, गुर्दे हैं, पेट हैं। इसका सही आंसर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका लीवर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन लीवर द्वारा उत्पादित होता है जो रक्त के थक्के के जमने में मदद करता है? लैक्टेज और सक्रेज, एरिप्सिन और माल्टेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज या हेफरिन और फाइब्रिनोजीन? इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रोटीन लीवर द्वारा उत्पादित किया जाता है जो रक्त के थक्के के जमने में मदद करता है। इसका सही आंसर है डी, हेफरिन और फाइब्रिनोजीन। ये जो प्रोटीन होता है वो लीवर द्वारा उत्पादित होता है जो रक्त के थक्के के जमने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? लीवर को, गुर्दे को, अग्नाशय को या हृदय को? निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? लीवर को, गुर्दे को, अग्नाशय को या हृदय को? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब रेड ब्लड सेल जो रहते हैं खून में, उसका कब्रिस्तान कहा जाता है लीवर को। क्यों कहा जाता है? देखो, जो लीवर रहता है ना वो अक्सर डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, मतलब मान लो वो डिटॉक्स करने का काम करता है। क्या रहता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। अब वो हीमोग्लोबिन क्या रहता है, जो ऑक्सीजन है फेफड़ों से सोखता है और सभी अंगों में जाके उसको देता है। अब मान लो जो हीमोग्लोबिन रहता है जैसे जैसे पुराना होता है वो हिम और ग्लोबिन में टूटता है, और ये जो हिम और ग्लोबिन रहते हैं एज अ वेस्ट रहते हैं, तो इसको डिटॉक्स करने का काम लीवर करता है। ठीक है, तो इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लीवर को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति की मौत जहर से हुई है तो शरीर के किस हिस्से की जांच होती है? हृदय की, गुर्दे की, लीवर की या पेट की? जब व्यक्ति की मौत जहर से हुई है तो शरीर के किस हिस्से की जांच होगी? हृदय की, गुर्दे की, लीवर की या पेट की? इनमें से आपको बताना है। मतलब व्यक्ति की जहर खाने से अगर मौत होती है तो किसका जांच होता है? उसके लीवर की जांच होती है। अब क्यों होता है? वही आंसर है, लीवर एज अ डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है। जो जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उसको लीवर एज अ फिल्ट्रेट करने का काम करता है। तो ये जहर होता है ना, वो जाके सबसे पहले लीवर को जाके अफेक्ट करता है, लीवर फेलियर के कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसका यानी जो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जहर खाने की वजह से जो भी अगर मौत हो रही है, तो उसमें सबसे पहले लीवर का जांच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस को निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या नन ऑफ दी अबव? जो पित्त रस रहता है, बाइल जूस बोलते हैं, उसको निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या नन ऑफ दी अबव? इनमें से सही आपको बताना है। सही आंसर है इसका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखो, अब ये पित्त रस की बात किया जाए तो इसको बाइल जूस बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जो आपका पित्त ग्रंथि होता है, गाल ब्लाडर, लीवर के नीचे एक छोटा सा मटर के साइज का एक ग्रंथि होता है जिसको अपन गाल ब्लाडर बोलते हैं इंग्लिश में, पित्त ग्रंथि इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त नली में रुकावट के मामले में लीवर कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, नतीजन बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे क्या होता है आपको बताना है। टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, पीलिया होता है या डेंगू होता है? मतलब जब पित्त नली में रुकावट होती है तो लीवर उसके कारण रक्त कोशिकाओं से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है? इसका सही आंसर है, उसके कारण पीलिया हो जाता है। ठीक है, इसको समझिएगा, ये आपका है पित्त पित्त ग्रंथि। ये पित्त नली में अगर मान लो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो जो लीवर होता है ना, वो रक्त कोशिकाओं से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। उसके कारण क्या होता है, बिलिरुबिन पूरे शरीर में जाके पूरा फैल जाता है, और ये शरीर में पूरे फैलने के कारण शरीर है जितना थोड़े थोड़े
येलोविश कलर का दिखाई देता है, तो वो बीमारी को पीलिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, गुर्दे, लीवर या पेट? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, ये अपन ने देख लिया है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है। इसका सही आंसर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। देखो ये पेट के पीछे ये दिख रहा है, इसको अपन पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण पाचन रस कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस को, पित्त रस को, अग्नाशय रस को या नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से किस रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस को, पित्त रस को, अग्नाशय के रस को या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है जो पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अग्नाशय रस होता है उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज देखा है अपन ने, ये सब रहते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या खास बात रहता है, ये जो रहते हैं एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सभी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो अग्नाशय का जो रस होता है उसको पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैन के आइलेट्स के किस कोशिका द्वारा इंसुलिन को उत्पन्न किया जाता है? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल या नन ऑफ द अबव? जो लैंगरहैन के आइलेट्स रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं बाद में समझाता हूँ। लैंगरहैन के आइलेट्स द्वारा किस कोशिका द्वारा इंसुलिन को उत्पन्न किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बीटा सेल। देखो जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय में एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं लैंगरहैन के आइलेट्स। इस लैंगरहैन के आइलेट्स में अल्फा सेल रहते हैं, बीटा सेल रहते हैं, गामा सेल, 3 प्रकार के सेल होते हैं अग्नाशय के लैंगरहैन के आइलेट्स के वाले पार्ट में। अब ये जो बीटा सेल होता है ना, उससे इंसुलिन निकलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है और गामा सेल से सोमैटोस्टिन हार्मोन निकलता है, लेकिन जो आपका इंसुलिन रहता है वो आपके बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई आपको बताना है? चार्ल्स व्हिटकर, एकरमैन, मैक्सवेल, वाटसन, विलियमसन या बैंकिंग, बेस्ट और मैकलॉड? इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है आपको बताना है इनमें से। इसका सही आंसर है, इंसुलिन की खोज की गई है बैनिंग, बेस्ट और मैकलॉड 1921। सही आंसर है डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मधुमेह का सबसे बड़ा कारण बनता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मधुमेह का सबसे बड़ा कारण बनता है? लीवर की खराबी, अग्नाशय की खराबी, गुर्दे की खराबी या नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मधुमेह का सबसे बड़ा कारण बनता है? इसका सही आंसर है, मधुमेह का सबसे बड़ा कारण बनता है अग्नाशय की खराबी, यानी पैनक्रियाज में जो खराबी आती है ना, उससे डायबिटीज़ रहता है, हो जाता है। देखो अग्नाशय रहता है, अग्नाशय में लैंगरहैन के आइलेट्स रहते हैं। ये लैंगरहैन के आइलेट्स में जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन बनता है। अगर मान लो ये इंसुलिन कम बन रहा है या किसी प्रकार से नहीं बन पा रहा है, तब जाके मधुमेह का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की कौन सी आंत लंबी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों समान लंबाई की होती हैं, नन ऑफ द अबव? मानव शरीर की कौन सी आंत सबसे लंबी रहती है? छोटी आंत, बड़ी आंत या दोनों समान रहती है? इसका सही आंसर है, मानव शरीर की छोटी आंत जो होती है वो बहुत लंबी रहती है, लगभग 9 से 16 फीट की रहती है, और जो बड़ी आंत रहती है वो 5 फीट की रहती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालें। इस लेक्चर की पीडीएफ इसको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।